इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आप जानते हैं देश में एक तरह से हताशा का माहौल है, कोरोना को एक डर है, लॉकडाउन का खौफ है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 6 महीने बाद देश को संबोधित किया, जनता को हौसला दिया, उम्मीद जगाई, हिम्मत बढ़ाई। मोदी ने कहा कि देश में कोरोना की सेकेंड वेव नहीं, यह लहर नहीं, तूफान है, लेकिन कठिन से कठिन हालात में धैर्य नहीं खोना चाहिए, तभी जीत हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बड़ी बातें अपने संबोधन में कही हैं। पहली कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, उनकी नीति नहीं है लॉकडाउन लगे, लोगों की जॉब्स जाएं, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। दूसरी बात, मोदी ने ऐलान किया कि 1 मई के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिक वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए वैक्सीन का इनफ प्रोडक्शन किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तीसरी बात, देश में जितनी वैक्सीन बन रही है उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों को दिया जाएगा। मोदी ने कहा इससे पहले जिस तरह से पहले सरकार की तरफ से वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही थी, वैसे आगे भी लगाई जाती रहेगी। और यह फैसला इससे जरूरी है क्योंकि देश के नौजवानों को वैक्सीनेट किया जा सके, जिससे लोगों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो, इम्यूनिटी पैदा हो, इस बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा हो। मोदी ने कहा वो राज्य सरकारों से कहेंगे कि वो मजदूरों में, गरीब वर्ग में यह भरोसा पैदा करें कि उनका काम बंद नहीं होगा, उनका रोजगार जाएगा नहीं, वो जहां हैं वहीं बने रहे। थोड़े दिन के बाद हालात फिर से ठीक हो जाएंगे, उनके रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा, उनकी नौकरियां नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है। पिछले साल लॉकडाउन इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि उस वक्त न तो कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी थी, न नॉलेज थी, न देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, न हॉस्पिटल थे, न मास्क बनते थे, न पीपी किट थी, न सैनिटाइजर थे, दवाएं तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लॉकडाउन लगाना मजबूरी थी। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारे पास 1 साल का अनुभव है, इसलिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी ने कहा कि वो राज्य सरकारों से भी कहेंगे कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प, लास्ट रिसोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। मोदी ने कहा पिछले कुछ दिनों में जो कदम उठाए गए, कुछ दिनों में उनका असर दिखेगा। ऑक्सीजन की कमी, जिसकी सब जगह चर्चा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की। ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। राज्य और केंद्र मिलकर इस काम में लगे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन रेल चल रही है, यानी रेलवे के जरिए ऑक्सीजन को भेजा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कही कि देश के फार्मा सेक्टर में दवाओं का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया गया है। देश के हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या को बढ़ाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और बड़े बड़े कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। मोदी ने कहा पिछले साल जब कुछ ही मरीज सामने आए थे, उस वक्त वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया गया था। इस कारण हम सबसे जल्दी और सबसे सस्ती वैक्सीन बना पाए। भारत में जो वैक्सीन है, प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है और सबसे ज्यादा लोगों को हमारे देश में लगाई गई है। और इस काम में प्राइवेट सेक्टर ने बेहतरीन काम किया, जिसकी मोदी ने तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी वजह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से 12 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे देश में दिए गए। प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन की बात 2 बार की। बार बार यह बताया कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, ताकि देश की जनता के मन से यह डर निकल जाए कि एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है, एक बार फिर पहले जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो बड़ा साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है, लॉकडाउन लगना भी नहीं चाहिए। कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए,
साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। कल रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या कोरोना की जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम्स क्रैश हो रहा है, क्या एक बार फिर दिल्ली के तरह, महाराष्ट्र की तरह पूरे देश में पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा इस बार पूरी कोशिश है, लोगों की जान बचानी है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी भी जरूरी है। कोरोना से बचाना जरूरी है, लेकिन देश की इकोनॉमी भी जरूरी है। सबका घर चलता रहे, सबको 2 वक्त की रोटी मिले, यह भी जरूरी है। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है, उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं, वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन को लेकर देश में डर इसलिए फैला क्योंकि आज महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया कि कल से पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा और महाराष्ट्र की सरकार को लगता है कि कोरोना की चेन को तोड़ने का एक यही तरीका है। झारखंड की सरकार ने आज लॉकडाउन का ऐलान कर दिया।
दिल्ली में आप जानते हैं कि 6 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए लोगों को लगा कि पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है। और जब नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि वो एड्रेस करेंगे देश को, तो पूरे देश में ये आग की तरह खबर फैली कि नरेंद्र मोदी देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज उल्टी बात की, उन्होंने भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। मोदी ने समझाया कि पिछली बार लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा था, और उन्होंने कहा कि इस बार लॉकडाउन लगाने जैसे हालात नहीं है, अब हम पहले से ज्यादा तैयार हैं। साथियों, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है, और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। यह बात सही है कि पिछले साल के मुकाबले देश कोरोना से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार है। पीपी किट है, ज्यादा टेस्टिंग है। लेकिन एक बात सच है, आज भी टेस्ट कराने के लोगों को 2-2, 3-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करने में आने में और 2 दिन लगते हैं, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज काफी है। आज ही शाम को अरविंद केजरीवाल ने एक डराने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में अब सिर्फ कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। महाराष्ट्र की सरकार ने भी बार बार कहा कि ऑक्सीजन की कमी है। और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि इतनी रफ्तार से केसेस आए हैं, इतनी अचानक केसेस की संख्या बढ़ी है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना वाजिब था। ऑक्सीजन कोरोना के इलाज की लाइफलाइन है, जो लोग सीरियसली इल होते हैं उनके लिए। तो प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने की भरपूर कोशिश हो रही है। रेल के जरिए ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। मोदी ने बताया कि कोरोना से जुड़ी दवाइयों का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। सरकार फार्मा कंपनियों की मदद कर रही है, और ये कंपनियां भी मेडिसिन प्रोडक्शन बनाने पर जोर दे रही हैं। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के
बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। पिछले 15 दिन में जिस तरह से कोरोना के केसेस की रफ्तार बढ़ी है, राज्य सरकारों को लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बहुत बढ़ गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र जैसी सरकारों में मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज का सपोर्ट सिस्टम है, वो कभी भी क्रैश हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स बढ़ाए जाएं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाए, कोरोना से लड़ाई के लिए जिस चीज की जरूरत है वो तैयार की जाए। वैक्सीन का उन्होंने जिक्र किया, वैक्सीन के अप्रूवल को फास्ट ट्रैक किया गया है और इसीलिए 1 मई से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में शुरू होगा। उससे कोरोना में लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज्यादा डिमांड को देखते हुए विशेष और विशाल कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। ये सही कि भारत में जो वैक्सीन है सबसे सस्ती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है, लेकिन हमारा देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है। कुछ ही दिन पहले की बात है जब इस तरह की खबरें आई थी कि कई जगह वैक्सीन मिल नहीं रही है। आज भी महाराष्ट्र से खबर आई,
मुंबई में एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जिस पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब जब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी 90 करोड़ लोग इस वैक्सीन के दायरे में आ जाएंगे, तो इतनी वैक्सीन कहां से आएगी? और जो वैक्सीन बनेगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसके बारे में आज नरेंद्र मोदी ने बताया, क्योंकि यह बड़ा सवाल है। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, और 1 मई से जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है उसमें राज्यों को कैसे ज्यादा पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। देखिए, सच ये है कि इस समय देश में हालत बहुत खराब है, बहुत गंभीर हालात हैं, और ये बात सब जानते हैं, सब मानते हैं। लोग दर्द से करा रहे हैं। आज पीएम मोदी ने इस बात को स्वीकारा कि हालत गंभीर है, कोरोना का ये जो स्वरूप है ये विकराल है, और उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान से कम नहीं है, लेकिन अगर हम संयम रखेंगे, डिसिप्लिन दिखाएंगे, तो हम कोरोना की पहली लहर से जिस तरह से निपटे थे उसी तरह दूसरी लहर से भी जीत पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से एक बार फिर अपील की कि वो बेवजह घर से ना निकले। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी, और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम
अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। मुझे लगता है जो विषम परिस्थितियां हैं, जो कठिनाई है, जो तकलीफ है लोगों की, उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से देशवासियों का हौसला बढ़ेगा, लोगों को हिम्मत मिलेगी। उन मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रोज कमाने खाने वालों को अब इस बात का खौफ नहीं रहेगा। दिन रात जो चिंता थी वो मिटेगी कि अगर लॉकडाउन हो गया तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। उनको प्रधानमंत्री के भरोसे से राहत मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी ने कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की, साफ साफ बात की, माना संकट विकराल है, स्थिति खराब है, लोग तकलीफ में हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं दवाओं की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है। इन सबको पूरा करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, हॉस्पिटल बेड बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, ये सारी बातें बताई। मोदी ने माना कि हालात कठिन है, चुनौती बड़ी है, लेकिन जनता को सावधान भी किया और कहा कि अगर धैर्य से लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो देश को संबोधित किया, इसके पीछे क्या वजह थी, हालात कितने बिगड़े हुए हैं और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले 20 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित इसलिए किया, हौसला बढ़ाने की कोशिश की, हिम्मत देने की कोशिश की, क्योंकि आजकल हर जगह एक ही तरह की आवाजें सुनने को मिलती है। हालत बहुत खराब है, परिवार के परिवार बुखार से, खांसी से, जुकाम से डरे हुए हैं। पता नहीं वो पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि टेस्ट कराने के लिए 3-4 दिन का वेट करना पड़ रहा है, रिपोर्ट आने में और 2-3 दिन लग जाते हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, लोग अप्रोच लगाते हैं, जान पहचान वालों से रिक्वेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ते हैं। डॉक्टर्स भी परेशान हैं क्योंकि वाकई में हॉस्पिटल में बेड्स कम होते जा रहे हैं, आईसीयू में बिल्कुल जगह नहीं है। जितने नए बेड जोड़े जाते हैं, मरीजों की संख्या उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कोई क्या कर सकता है। डॉक्टर्स 18-18 घंटे काम करके थक जाते हैं, उनके लिए इलाज करना मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। डॉक्टर कहते हैं जिसकी सांस उखड़ रही हो उसके लिए ऑक्सीजन लाइफ लाइन है, लेकिन वो कहां से लाएं। डॉक्टर जो दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं, जो इंजेक्शन पर्चे पर लिखते हैं, वो कहीं मिलता नहीं। लोग एक केमिस्ट से दूसरे केमिस्ट के पास भटकते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को समझा है, लोगों की दिक्कतों को महसूस किया है, इसलिए पहले उन्होंने देश के बड़े बड़े डॉक्टर से बात की, फिर फार्मा सेक्टर के लोगों से बात की, राज्य सरकारों से बात की और इसके बाद देश को यह बताने का फैसला किया कि हालात खराब है, लेकिन उनसे लड़ना कैसे है और सरकार क्या कर रही है। और यह बात सही है कि चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, उद्धव ठाकरे की सरकार हो या केजरीवाल की हो, सब लोगों ने पूरी जान लगाई हुई है। लेकिन जिस तादाद में नए मरीज आ रहे हैं, जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, उसके आगे सारे इंतजामात कम पड़ जाते हैं। हर रोज यह होता है। लेकिन मोदी ने कहा कि कुछ भी हो, लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी, लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है और यह आखिरी हथियार की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आज महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला किया कि राज्य में टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र
सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। आम जनता इस वक्त कैसी तैयारी करे? आपने कहा लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, आम जनता को क्या संदेश देंगे? इस वक्त क्या होगा? देखिए, पिछली बारी जब लॉकडाउन हुआ था तो एकदम ही अचानक से सोच विचार नहीं किया गया था और लॉकडाउन हुआ था। इस बारी हमने जब जो नए नए गाइडलाइंस लाए हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते लाए हैं। हमने ना तो बसेस बंद की है, ना तो ट्रेन बंद की है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का होगा कि किसी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं। महाराष्ट्र में हालत वाकई में बहुत खराब है, सबसे ज्यादा खराब है। इसीलिए वहां के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे चिंता में। वो कह रहे थे कि एक तरफ सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, दूसरी तरफ सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हासिल करने की कोशिश करने का भी फैसला किया है। इसके लिए भले वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़े, इसके साथ साथ सरकार वॉर फुटिंग पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने को काम शुरू कर रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगी। लॉकडाउन, ये जो शब्द नहीं किया हम इस्तेमाल करते थे, ये लॉकडाउन हम जरूर करना चाहते हैं और इससे सही अर्थ में जो ब्रेक द चेन का हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, हम वो साध्य करना चाहते हैं। इसलिए कल रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एकजुट होकर एक ही मांग की है कि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। नंबर 2, इसमें वैक्सीन के हद तक बहुत जोरों से मांग हुई, तो वैक्सीनेशन के हद तक भी ये 2 कंपनीज जो आज वैक्सीन महाराष्ट्र में और हमारे देश में उसका जो पुरौठा कर रही है, उसका जो सप्लाई कर रही है, हम उस पे ही निर्भर न रहते हुए इंपोर्ट जो वैक्सीन है वो भी करने का निर्णय महाराष्ट्र शासन ने लिया है, जिसमें स्पुतनिक हो या जिसमें फाइजर हो या जिसमें मॉडर्ना हो, ये वैक्सीन्स भी महाराष्ट्र सरकार लेंगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ डेवलपमेंट के फंड्स डाइवर्ट करके, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ पर बहुत स्पष्टता से कहा कि हम बाकी काम बाजू रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम वैक्सीनेशन को देंगे। जो जिम्मेदारी 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र की महाराष्ट्र शासन के ऊपर या हर स्टेट के ऊपर जो रखी है, उसको हम ज़्यादा वैक्सीनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घूमने वाला वर्ग है और सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होने वाला वर्ग है। और इसीलिए अगर हम उसको सुरक्षित करें तो इन्फेक्शन का रेट भी कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन का रेट कम होगा और वे स्वयं भी इन्फेक्ट नहीं होंगे। ये बात सही है कि वैक्सीनेशन से लाभ होगा, लेकिन तुरंत लाभ हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में हालत तो बुरी है। आज ही महाराष्ट्र में कोरोना के 62,000 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मुंबई में 7,000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस मिले हैं। और यह भी सही है कि कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मदद मांगी थी। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ट्रेन लगा दी है। यह ट्रेन ऑक्सीजन के ट्रक को लेकर विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई है। इन टैंकर्स में ऑक्सीजन भरकर यह ट्रेन वापस मुंबई लौटेगी। बड़ी बात है कि जिस तरह के ऑपरेशन के लिए हार्ट या किडनी को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जल्दी से जल्दी जरूरतमंद तक पहुंचाया जाता है, वैसे ही इस ट्रेन को हर जगह प्रायोरिटी पर क्लियर रूट दिया जाएगा, जिस ट्रेन जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन लेकर महाराष्ट्र वापस आए। महाराष्ट्र में जो हालत है, चिंता की बात तो है। कर्फ्यू लगा है, लेकिन केसेज बढ़ने की रफ्तार उतनी कम नहीं हुई है जिसकी उम्मीद थी। और वैसे भी कोरोना के चेन को टूटने में 2-3 हफ्ते तो लगते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर, मेडिकल सिस्टम पर जबरदस्त प्रेशर है। सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पर है। सरकार ने कोशिश की है, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ाए हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहां से लाएं, नर्सेस कहां से लाएं, पैरामेडिक्स कहां से लाएं? ये तो रातों रात तैयार नहीं हो सकते। इसलिए उद्धव ठाकरे को लगा लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है ताकि चेन को तोड़ा जा सके। दिल्ली में यह चैलेंज और भी बड़ा है
और आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो तो बहुत डराने वाली बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। जरा सोचिए, 5 दिन पहले 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन 5 दिन में इतनी तादाद में मरीज आए, इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन की डिमांड आई कि ऑक्सीजन की आज इतनी कमी पड़ गई। दिल्ली का हाल देखेंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली में आज एक चौंकाने वाली खबर आई। आज शाम 6:06 पर अरविंद केजरीवाल ने एक डराने वाला ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और इसके थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर हॉस्पिटल्स में सिर्फ 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सिसोदिया ने बताया कि अगर बुधवार सुबह तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। उन्होंने 12 हॉस्पिटल की लिस्ट जारी की। मैं कुछ अस्पतालों के नाम आपके सामने बता देता हूं। जैसे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें डीडीयू अस्पताल है, उसमें 12 घंटे की ऑक्सीजन है। बुराड़ी अस्पताल है, वहां पे 8 घंटे की ऑक्सीजन है। अंबेडकर अस्पताल में अभी 24 घंटे की ऑक्सीजन है। दीपचंद बंधु में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट का है, इसमें 8 घंटे की ऑक्सीजन है, 10 घंटे की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूँ तो BL कपूर में 8 से 10 घंटे की है अभी ऑक्सीजन। बत्रा में भी 8 से 10 घंटे की है। वेंकटेश्वर अस्पताल में केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मैक्स पटपड़गंज में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। महाराजा अग्रसेन में 5 घंटे की ऑक्सीजन है अभी। सेंट स्टीफेंस में 12 से 15 घंटे की ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास लगातार जानकारी आ रही है। मैक्स शालीमार बाग में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हर एक अस्पताल इस वक्त मरीजों को देखे, मरीजों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखे, या वो ये देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली, उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। यह बात सही है कि दिल्ली में जिस रफ्तार से केसेस बढ़े उस रफ्तार से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाई, इसीलिए सबको चिंता है। दिल्ली में हर कोई यह पूछता है कि कोरोना के बढ़ते केसेस की रफ्तार कब रुकेगी, दिल वालों को राहत कब मिलेगी। ज्यादातर डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में यह हफ्ता काफी क्रूशल है। इस हफ्ते दिल्ली में केसेस और बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी रेट 50% तक बढ़ सकता है। लेकिन यह एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का पीक होगा, इसके बाद केसेस में कमी आनी शुरू होगी। आईसीएमआर के फॉर्मर चीफ डॉक्टर NK गांगुली का कहना है कि दिल्ली में वायरस की लहर चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते से केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में भी इसी तरह का पॉजिटिविटी रेट था, इसी तरह का डेथ रेट था और फिर केसेस कम होना शुरू हुए थे। एम्स के डॉक्टर युद्धवीर सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की लहर पीक की तरफ है और अप्रैल के अंत तक केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। मई के दूसरे सप्ताह तक हालात काबू में आ सकेंगे। डॉक्टर्स की बातें सुनकर दिल्ली वालों की उम्मीद तो बनती है, हिम्मत बढ़ती है और मैं कहूंगा कि हौसला हारने की जरूरत नहीं है। 1 मई से वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन खोल दे और हमें सीधे वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन करवा देंगे। अब ये दोनों मांग पूरी हो गई है और अगर वाकई में वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हो पाया तो कम से कम कोरोना की अगली वेव तो रुक सकेगी। कोरोना से हालात उत्तर प्रदेश में कितने खराब है, योगी सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी बात ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला हो गया है, कल इसका ऐलान होगा। कब से लगेगा, कब तक लगेगा, यह कल तय होगा। दिल्ली में आप जानते हैं लॉकडाउन जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगेगा, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कुछ शहरों में वीकेंड लॉकडाउन होगा,
जहां हालत बहुत ज्यादा खराब होगी उन शहरों में कुछ दिन के लिए पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में 7 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। असल में यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। यूपी सरकार का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो काफी है, और भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सरकार को जिंदगी बचाने के साथ साथ गरीबों का रोजगार भी बचाना है, और लॉकडाउन का मतलब लोगों की रोजी रोटी खत्म करने जैसा है। इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन न लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के तर्क को माना और फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश में तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पूरे यूपी में शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लगभग 59 घंटों तक लोगों के बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी होगी। यूपी के जिन जिलों में कोरोना के 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर रोज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रखा जाएगा। और यह सब इसलिए करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,754 नए मामले सामने आए हैं और 163 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए यूपी सरकार ने अब पब्लिक प्लेसेस पर थूकने वालों पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, क्वारंटीन में हैं, घर से काम कर रहे हैं। आज योगी ने होम डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को आदेश दिया कि जो मजदूर दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे हैं, अगर वो रास्ते फंस जाते हैं तो उन लोगों की मदद की जाए, मजदूरों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया जाए। असल में कोरोना को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा डर था लॉकडाउन का। यह डर तो आज नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप बेखौफ होकर घूमने लगे, सब कुछ खुला है ये सोचने लगे, क्योंकि कोरोना से डरने की जरूरत तो है। जो डर कर घर बैठ गया वो बच गया, जिसने डर कर मास्क लगाया उसने कोरोना को हराया। हमने देखा जब पूरे देश में लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया था तो केसेस की रफ्तार में कमी आई थी। यह सही है कि इस बार जो वायरस आया है वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, पहले से ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन अब हमारे डॉक्टर्स के पास काफी अनुभव है। डॉक्टर्स का मानना है कि अब भी अगर सब लोग नियमों का पालन करेंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल को निभाएंगे, तो कोरोना से जंग हम 2-3 हफ्ते में जीत जाएंगे। लेकिन ये अगर इसमें बहुत बड़ा है, अगर लोगों ने किया तो। हालांकि अब लोगों में कोरोना का डर फिर से दिखने लगा है और मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। मई से पूरे देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। जैसे इजराइल में अब पूरे देश में वैक्सीनेशन हो गया तो सरकार ने पाबंदियां हटा ली, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने का आदेश भी वापस ले लिया, लाइफ नॉर्मल हो गई है। हमारा देश बड़ा है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हिम्मत रखिए, वो दिन जरूर आएगा जब सारी पाबंदियां हटेगी, इसलिए हौसला बनाए रखिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।